और कौन सी इक्वेशन मिलेगी? दिस क्या था फॉर्मूला? डेल्टा एन प्लस 1/2 where delta n is what? n2 minus n1. क्या था ये? है ना, n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 upon 2 equal to 6. तो डेल्टा n plus 1 should be equal to what? 6. Thus, delta n और delta n plus 1 है. It is a product of two consecutive numbers. So delta n will be what? 3. और delta n 3 अगर है, n2 minus n1 is 3. So there are two equations, n2 minus n1 3 and n2 upon n1 equal to 1.25. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n2 n1 निकालिए. हमने दिशा क्वालिटी इक्वेशन सॉल्व करने से मना किया था ना. I told you just imagine it is a product of two consecutive number and try to solve it. है ना? बोलिए. Yes, sir. म्यूट था क्या? नहीं, म्यूट तो नहीं. बताइए क्या मिलेगा इनटू n1? बताओ फटाफट सॉल्व करने से. Sir, 12 or 15. तो 15 आ गया और ये 12 आ गया. Put anything in any equation of energy, you will get the z. n1 पुट करेंगे z मिल जाएगा. निकल जाएगा ना? हाँ सर. लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा. लैम्डा मैक्स आउट ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ. Obviously it is from 15 to 12. तो लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हुआ? लैम्डा मिन एनर्जी मिनिमम चाहिए. तो एनर्जी मिनिमम का ट्रांजिशन क्या होगा? दिस कॉन्जुगेटिव एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस क्या होती है? डिक्रीजेस व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ व्हाट? n. हेलो. Yes, sir. तो लैम्डा मैक्स विल बी क्या हो जाएगा? 1 upon RH z square 14 square minus 15 square raised to minus 1. लैम्डा मैक्स ही का है ना? हाँ, मैक्स का. एनी डाउट? वापस से क्या बताओगे 14 और 15 के लिए? What did they ask? Out of 6 different 15 से 12 आ रहा है बेटा. 15 से 12 कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे बताइए? 15 से 12, 14, 13. 15 to directly 12, 15 से 13 फिर 12, 15 से 14 फिर 12, 15 से 14 13 12. What is the maximum difference in the energy? 15 and 12. Yes. हाँ सर. सिंपल ना. और ये भी तो पढ़ा हमने, एनर्जी डिफरेंस हाँ चलेगा उनका. 15 14 13 12. तो कौन कौन से डिफरेंट होंगे? एक ये डिफरेंट होगा, एक ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, एक ये डिफरेंट होगा,
एक ये डिफरेंट होगा, है ना, और एक ये डिफरेंट, तो 6 डिफरेंट यही थे। इसमें मैक्सिमम एनर्जी वाले कौन से होंगे? दिस इज 1 maximum and 15 to 14 is what? Minimum energy। और मैक्सिमम एनर्जी है तो फोटोन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मिनिमम। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन। एनी डाउट? नो सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पर कोई दम नहीं है। सारे क्वेश्चन पता थे आपको? लिख लीजिए अच्छे से। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये थोड़ा और टफ है, ये जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। टफ है, थोड़े से टफ है, एनालिटिकल है, समझने के पड़ेंगे, बिना बिना समझे आप कर नहीं पाएंगे। लिख लीजिए। डन। यस सर। दिशा, तुम्हारे लेवल पे, मेडिकल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, समझ गए? हाँ सर। आ ही नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो बोलेंगे 15 से 14 का वेवलेंथ निकालो, तो निकालने में टाइम लगेगा आपको। नहीं सर। बोलेंगे सर क्या मजाक किया था सर पेपर। वही होता है, जो भी जेई मेंस एडवांस की तरह मेडिकल वाले बच्चे तैयारी करेंगे फिजिक्स मैथ की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, उनको सिंपल क्वेश्चन आसान लगेगा। तो whoever is preparing for that, उनको अच्छे मार्क्स आने, 650 प्लस से कोई रोकेगा नहीं। बायो में सबको मार्क्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सबको। सर ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो नीट में नहीं आएंगे बट एम्स में आ सकते हैं। एम्स तो बंद हो गया ना, नीट लेवल पे, नीट के बेसिस पे एम्स सिलेक्शन होती है। एम्स बंद हो गया बेटा, नीट के लेवल पे सिलेक्शन होगी। जैसे मेंस नीट में क्या पूछेंगे, एक पार्ट पूछ लेंगे तो टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो कभी पूछ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, पूछ ही नहीं सकता, वरना इसी में लग जाएगा 10 मिनट, 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर पूरा टाइम वेस्ट जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, अ कलेक्शन ऑफ H like atoms। अब ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेंस में भी नहीं आएंगे, उसे एडवांस के लिए आएंगे, पर एटलीस्ट अब सबों का एज एज एक ही है, सबों का माइंड सोचने का जो एक्सपेक्टेड है वो एक ही है। वो अलग बात है क्योंकि बच्चे बहुत अलग सोचते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो बात नहीं है, पर ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे बैच की बात करूं, सब एक ही क्लास के हैं, तो सोचने में क्या बुराई है? अब आपने बुकलेट सॉल्व किए हो ना, उसमें कितने टफ आए थे क्वेश्चन, आए थे क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं थे। कितने डाउट तुमने पूछे हैं? इतने सारे क्वेश्चन हैं, 300-400 क्वेश्चन, 4-5 डाउट पूछे होंगे मुश्किल से। सर हाँ कल ये जो बुकलेट का था ना वो डिस्कशन आधा रह गया, मुझे एक्सरसाइज 3 में 3-4 डाउट है। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए। और सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी 2 क्वेश्चन भेजे हैं। दोनों वो डिस्कस। हाँ सर, वो हम लोग ने असाइनमेंट दिया था ना हम लोग को, उसमें था वो क्वेश्चन। ओके।
You have to learn solving questions better. Nothing English नहीं, एटॉमिक पढ़े तो थियरी पढ़े कुछ नहीं होने वाला, मैं सॉल्विंग सीखनी है। अब ये क्वेश्चन जो कर लेगा मतलब वो सोचता है, नहीं भी कर लेगा एटलीस्ट उसमें फाइट मारेगा, उसका 50% भी रीच करेगा, 20% भी रीच करेगा, सही है। ऐसा बोलकर आपको डरा नहीं रहा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एनालिटिकल है, लेकिन कोई फॉर्मूला लगा देंगे आ जाएगा आंसर, वैसा नहीं है। वो तो 7-8 वाला भी लिख देंगे पेपर, अगर आप फॉर्मूला बता देंगे इसमें फॉर्मूला डाल दो आंसर आ जाएगा। देखो जो हम लिखा है एच लाइक एटम, वो एटम आयन भी हो सकता है, वो एच लाइक बोल दिया ना, मोनो एटॉमिक आयन है बेसिकली, वो एटम नहीं है, मोनो एटॉमिक आयन हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्वांटम सर ने स्टार्ट कर दिया था ना? हाँ सर। हाँ, यस सर। और हाइजेनबर्ग पढ़ाया सर ने? नहीं सर। बोर्ड सर वो अगले क्यों पढ़ा दिया सर ने? सर ने बोला कि वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक वो ले लेंगे हमसे। हाँ, बताइए। सर आप भी पढ़ा दो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपके इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई केमिस्ट्री में लगाव नहीं है, आपको अजीब लगेगी सुन के, और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप सीखो अच्छे से, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री टीचिंग इज नॉट बाय चॉइस, इट इज जस्ट अ रैंडम चॉइस, रैंडम ऑप्शन, नॉट चॉइस। जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल, आपके सामने कोशिश करता हूँ बस पढ़ाने की जो सिंपल तरीके से, विद सम रेडिएशन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, ये कब खत्म होगा इनका, ये आधा ही लिखा हूँ मैं। सर आपने 2 बार सम हैविंग मोर देन 2.55 लिखा है, तो एक लेस देन है क्या? ऑब्वियसली तुम्हें लग रहा होगा ना क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं। लिखिए अच्छे से। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम आई वांट टू डिस्कस इन द क्लास इन बोर्ड थ्योरी, कुछ भी नहीं है बाकी तुम। वो सब कॉन्सेप्ट याद है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो मोनो सिंगल स्टेप होता है, जब डी एक्साइट होते हैं तो मल्टीपल स्टेप होता है, यस सर। और सिर्फ उसी फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा जो एनर्जी डिफरेंस से मैच करती है, हाँ सर। सब काम आएंगे।
Again, I'm repeating, don't consider it at atom only. It can be monoatomic ion also. क्वेश्चन सिर्फ सीखने के लिए। हमने कुछ केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया था, सोचे जो कुछ पढ़ाते हैं, जॉब छोड़ दिया, पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने के लिए गए तो बोले क्या सर क्या पढ़ाने का ऑप्शन है, तो मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, तो फिर मैथ्स में तो वैकेंसी नहीं है, केमिस्ट्री का वैकेंसी है, तो केमिस्ट्री पढ़ा लूंगा। जैसे आप ही अभी जैसे मान लो मेडिकल वाले अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो तीनों में से कुछ भी पढ़ा सकते हैं ना। अगर आप अच्छे से पढ़ लें, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से बाय हार्ट कर लें, समझ लें, थोड़ा मेच्योरिटी आ जाए, तो आप डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं। जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग माय 1 चैप्टर आई ऑलवेज कंसिडर यू पीपल एज अ टीचर ओनली, आई नेवर डिनाई दैट। अभी जेई वाले 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों खत्म करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कुछ भी पढ़ा दो, पढ़ा लोगे आप। जैसे जैसे आप थोड़ा टाइम बीतेगा, आप भूलते जाओगे चीजों को, तो फिर थोड़ी कॉन्फिडेंस डाउन होगा। चलो मुझे ये बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया, वर्ड से पूरा कंप्लीट हो गया, बोर्ड से कंप्लीट हुआ, लिमिटेशन बाकी है। लिमिटेशन पढ़ लो बेटा, वरना छूट छूट जाएगा, फिर हमें आप दोष देंगे। लिमिटेशन applicable for single electronic species. He could not explain the line spectrum of hydrogen in the powerful several lines which are very closely placed are observed at different expected lengths. मतलब उन्होंने क्या किया, जब जो लाइन स्पेक्ट्रम था, जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला मुझे ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम पे, उसको जब आप अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप में देखोगे तो जो सिंगल लाइन है वो आपको सिंगल लाइन दिख रही है, वो भी क्लोजली पैक्ड दिखता है, वो भी मल्टीपल लाइंस का ही कलेक्शन है, बट कंबाइंड फॉर्म में आपको क्या दिखेंगे, बोलो, सिंगल लाइन। जैसे आप उसको बहुत थिन कर दो तो जो 3 लाइन दिख रहे थे ग्रीन, वो सिंगल लाइन दिखने लग जाएंगे, मतलब ऐसा लगता है मुझे, जैसे समझिए क्या हो गया, हाँ सर। है ना। हाँ सर। ऐसा एक लाइन लिया, बहुत क्लोज लाइन लिया, बस उसी को छोटा कर दूंगा तो वो सिंगल लाइन दिखेगी। तो कंसिडर, पहले तो मुझे ये बताओ, तो सिंगल लाइन है वो क्या बताते हैं, एनर्जी डिफरेंस, एक फोटोन, तो 1 लाइन विल कोरिस्पॉन्डिंग टू 1 एनर्जी डिफरेंस। तो जो जब हम सिंगल लाइन को भी अच्छे से ऑब्जर्व किए, हमें क्या दिखा कि वो भी क्लोज लाइन से बने हुए हैं, मतलब सिंगल लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग एक एनर्जी लेवल था। अभी सिंगल लाइन को जब हम देख रहे हैं अच्छे से, तो उसमें भी मल्टीपल लाइंस हैं, तो हर लाइन क्या है, एनर्जी लेवल है। तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट एनर्जी लेवल नहीं है, ऑर्बिट के अंदर भी एनर्जी लेवल हो सकते हैं, जो बोर्ड से ने एक्सप्लेन नहीं किया था। जो क्वांटम नंबर स्टार्ट हो गया, क्वांटम नंबर आपका, हाँ सर। सेकंड क्वांटम नंबर क्या बताया उन्होंने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर स्टार्ट हुआ कि नहीं बता पहले, हाँ सर हुआ सर। व्हाट इज तो फर्स्ट सेकंड क्वांटम, एजीम्यूथल होता है ना। एजीमुथल क्वांटम, जो सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज रिलेटेड टू सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल, सबशेल प्रेजेंट इन अ शेल। तो जैसे एक अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लोर एक लोकेशन है, बट फ्लोर में भी डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं, तो वो भी एक लोकेशन हुआ रहने के लिए। हम कह देंगे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो आपको हम ढूंढ सकते हैं क्या जाके, वो अलग बात में सब में दरवाजा खटखटा दूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली जाके ढूंढना मुश्किल होगा। तो जो अलग अलग फ्लैट है वो भी क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है,
अगर इलेक्ट्रॉन एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एमिट होनी पड़ेगी। अगर कम बैक होगा तो वही चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन्होंने, सिर्फ शेल्स के बारे में, फ्लोर के बारे में एक्सप्लेन किया। सेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, उसमें भी एनर्जी डिफरेंस होती है, उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो जो लाइंस हैं वो फर्दर और लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड मतलब वही अलग अलग एनर्जी लेवल पर डिवाइड हो जाते हैं। तो दो चीजें, स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट, जीमन जो बंदा है वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया था, इन्हीं के इफेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेस्ड है। इन्होंने सिर्फ क्या किया, शेल्स के बारे में बताया, ऑर्बिट नंबर के बारे में बताया। पर ऑर्बिट के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑल आर व्हाट, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, जो फ्यूचर में मिला जानकारी, पहले नहीं मिला था। He could not explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. He could not give theoretical reason for most of his assumptions. For example, he could not justify why angular momentum of electron should be quantized. इसने दिया था डी ब्रॉगली ने, सर ने पढ़ाया था आपको। He could not explain the spectrum of multi-electronic species. Bohr treated electron as particle, but according to de Broglie, electron has dual nature. This model contradicts Heisenberg principle. क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, मतलब हमें उसकी लोकेशन पता है, उसकी वेलोसिटी पता है। और हाइजेनबर्ग कहता है किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल। अगर आपने एक एग्जैक्टली बताया, दूसरा डेफिनेटली गलत आएगा। पर ये तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी माइक्रोस्कोपिक हो। उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब पे एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बताया कि स्नेडल अपने रूम में सेंटर पे खड़ा है, पर एक्चुअली देखा तो मुझे कॉर्नर पे मिला, तो हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। वो अलग बात है, क्योंकि आप साफ साफ दिखते हैं तो आपके पोजीशन में जो एरर होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्योंकि आप दिखेंगे तो मैं क्यों गलत बोलूंगा, बोलो क्या बताओ। स्नेडल अगर मुझे अपने रूम के सेंटर में दिखेगा तो डेफिनेटली या तो मैं खिसक चुका हूँ, मैं क्या बोलूंगा, कॉर्नर पे हूँ, बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बेटा ये प्रिंसिपल मतलब नेग्लिजिबल है, वैल्यू यूज नहीं होता। पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन दिखेगा क्या बताओ, नहीं। तो बोला इलेक्ट्रॉन सैंडल के रूम के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बोलना थोड़ी अजीब सी बात है। हम दिखेगा तो कहाँ से बोल पाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाई करनी पड़ती है, हाई इंटेंसिटी वाली, हाई फ्रिक्वेंसी वाली। तो यहीं पे हाइजेनबर्ग क्लियर हो जाएगी। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे मिल गई, और जैसे आपने थ्रो किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, बदल देगा। बिकॉज मैग्नेटिक रेडिएशन विल ब्रिंग एनर्जी विथ इटसेल्फ ना, अपने साथ वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मिलेंगे वो फोटोन, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया अगर मैंने, तो उनकी उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। आई कैन नॉट से दैट अबाउट। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट मोमेंटम बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, जो विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल इफेक्ट होती है। व्हेन डी ब्रॉगली थ्योरी भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नेग्लिजिबल है, तो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए है, लाइक इलेक्ट्रॉन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे छूटा है, देखिएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट मुझे बताओ, H में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। D में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। T में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलिए। H का मतलब, H तो हाइड्रोजन हुआ ना, D क्या हुआ, और ट्रिशियम क्या हुआ, सभी हाइड्रोजन का आइसोटोप हुए ना, बोलो।
3 isotopes of हाइड्रोजन। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगल हैं, पर इनका जो स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है। समझ में आई बात? लिख लो उसको अच्छे से। और आप बोलोगे सर किसी भी फॉर्मूले में जितने हमने पढ़ाया आपको, आइसोटोप्स का क्या डिफरेंट होता है? मास नंबर। पर अगर आप गौर करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गौर करिए, किसी भी फॉर्मूले में मास ऑफ न्यूक्लियस यूज हुआ है क्या? किसी फॉर्मूले में जो भी किया, देखो बोलिए। नहीं यूज हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, ऑर्बिट नंबर यूज हुआ है, ये सब यूज हुआ है। तो आइसोटोप्स ऑफ, अगर स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोटोप्स की हम बात करें, इट शुड बी सेम और डिफरेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी। सेम आना चाहिए, बट डिफरेंट आता है। इसका लॉजिक ये है, अभी हाई-फाई थ्योरी हो गई जो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जानने बुराई नहीं है। स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी क्या होती है, वो सेम होती है। अब डिफरेंस लाने के लिए हम करेंगे क्या? जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे रिड्यूस्ड मास से। रिड्यूस्ड मास क्या होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम भी अलग अलग आ जाएगा। बिकॉज mn का मतलब क्या है, बोलो? मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस। और आइसोटोप्स के मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं? अलग 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 होते हैं। तो हमारे सारे फॉर्मूले, तभी मैंने आपको याद करो, आपको एक वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करने की कहा था, अगर वो याद होगा तो रेडियस खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास नहीं आता, रेडियस के फॉर्मूले में मास आता है। तो रेडियस विल चेंज। अगर आप हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट ऑर्बिट लो और ड्यूटेरियम का फर्स्ट ऑर्बिट लो, तो दोनों का रेडियस अलग अलग आएगा अगर हमने रेड्यूस्ड मास यूज किया तो। अगेन व्हाट इज एमी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूस्ड मास, reduced mass of electron। लिख देना। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी, ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी ऑफ स्टेशनरी न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस को मूव कराया है क्या? नहीं कराया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी ऑफ स्टेशनरी न्यूक्लियस, spectrum of isotopes should be same। Spectrum of isotopes should be same। But in reality, it is different। स्पेक्ट्रम डिफरेंट होने का रीजन क्या है? रीजन क्या है? एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट। एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा तो उनका एनर्जी डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। स्पेक्ट्रम भी क्या होगा? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट व्हाट? प्रूफ ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स। एंड जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं, वो फोटोन के कोरिस्पोंडिंग होता है, और वही वेवलेंथ आता है स्पेक्ट्रम पे। जब एनर्जी डिफरेंस ही बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी, तो वेवलेंथ बदल जाएगा, स्पेक्ट्रम बदल जाएगा। सिंपल। तो हम भूल गए हम क्या लिखवा रहे थे आपको। क्या लिखे बेटा अभी आपने? अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी ऑफ stationary nucleus structure of isotopes should be same, but in reality spectrum of isotopes are different। it should be explained by using non-stationary nucleus। should be explained by using the concept of non-stationary nucleus। मतलब स्टेशनरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहा है। वो सब हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो फिर इसमें आप पढ़ेंगे बहुत एंडिंग में, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास बतानी पड़ेगी, रोटेशनल डायनामिक्स बतानी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ बतानी पड़ेगी। So by using the concept of non-stationary nucleus, कभी नहीं आएगा टेस्ट में आपके, कभी नहीं आएंगे। non-stationary nucleus where mass of electron will be replaced by reduced mass of electron, reduced
mass of electron will be replaced by reduced mass of electron. डन, ये सारे हो गए थे। अब क्वेश्चन गलत ना करना। क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ सर। क्वेश्चन लिख लिया? जो आपके डाउट से बेटा वो सब डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। The certain electronic transition in the hydrogen atom from initial state N1 to a final state N2. ये बुकलेट का नहीं है ना सुनील? नहीं सर। तुम अपने फोल्डर में अपलोड किया करो, ठीक है? ओके सर। सर वो बुकलेट का, वो जो टेस्ट हुआ था ना उसका है। हाँ, टेस्ट को डाल सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है? तो सिंपल है ना। देखो, तुम इसलिए मिस करते हो कि जो कहता है क्वेश्चन को करते नहीं हो। Rn1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? अब इसमें लिखने में क्या तकलीफ है बताओ मुझे? जब वो कह रहा है कि Rn1 माइनस Rn2 चाहिए, Rn1 माइनस Rn2 चाहिए। हेलो? हाँ सर। यस। तो Rn1 निकालेंगे, Rn2 निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। जब वो कह रहा है तो वही निकालेंगे ना, मैं अलग क्यों करूंगा? n1 square upon z into a naught minus n2 square upon z into a naught, and that is 24 times what? फर्स्ट बोर रेडियस, वो क्या है? n नॉट। z क्या है? 1। a नॉट कैंसिल हो जाएगा। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 24। चेक कर लो n1 इंटू पुट करके। तो तुमसे क्या गलती हुई? तुमसे लापरवाही हुई, तुमने n1 स्क्वायर यूज किया है।
जबकि n1 बताना है, n1 n2। या 5 सर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लापरवाही थी, आपका सही था कुछ आंसर, मतलब बिल्कुल सही था। क्वेश्चन और है कि बिल्कुल, और ये नहीं आना चाहिए था, ये हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन है, ये तुम्हें पढ़ाया नहीं गया। तो लैम्डा नॉट वाला हम लोग कर सकते हैं, लैम्डा नॉट एंड लैम्डा विद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या दिक्कत है, ये क्यों छोड़ा तुमसे दिशा, हाँ सर। ये कैसे छूट सकता है? कई, एक ही तो फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें भी खेलना है उसके साथ। के का फॉर्मूला, सर एक ग्राफ का क्वेश्चन भी सेंड किया सर। हाँ आप भेजते जाओ ना, तब तक क्वेश्चन बनाते रहना, तुम लोग बैठे मत रहना। इसी से वेलोसिटी निकालनी, दिशा मैथमेटिक्स सर क्या है इसमें, 2hc/m, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा नॉट रूट अंडर। के का फॉर्मूला एक ही तो फॉर्मूला है, वन फॉर्मूला इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी को घुमा फिरा के पूछना है। सर मैंने फर्स्ट स्टेप तक लिखा था, फिर के का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर ने लिखा। क्या सोचा उसके उस पे, कुछ नया थ्योरी निकाला आपने? नहीं सर। बताओ, देखो मैं मजाक तो बनाऊंगा, तुम्हें खराब लगता है ये बताओ, तो ऐसा बोलता हूँ तो बोलो तो। मतलब सर ऐसा मस्ती खराब में लगना, चलता है। खराब तो लगना ही नहीं चाहिए, बोले सर बेशरम बनेंगे तभी आप पूछ पाएंगे, अब पढ़ पाएंगे। तो सर गलतियां तो होगी सर, लेकिन ये गलतियां तुमसे क्यों नहीं होना चाहिए, तुमसे गलतियां रह अब आजकल कम हो गई है, फिर बढ़ने लग गई है। अभी तुमने अगर ये फॉर्मूला लिख दिया, इस क्वेश्चन में क्या बचा है बताइए, वेलोसिटी पूछा है, तो ऑप्शन मास भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर वहीं से ला सकते हैं, और कहीं से वेलोसिटी ला नहीं सकते। ये तो आपको क्लिक करवाना ही पड़ेगा, नो वन विल हेल्प यू इन द टेस्ट। यस सर। The graph shown below does not depend on the incident light and the electron ejected from the metal surface. इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है ना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानते हैं, बताया जा चुका है। सी गलत है बेटा, डी सही है, ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से डी मार्क है पर वो गलत दिखा। हाँ डी सही है, तुम्हारी गलती नहीं है। मिनिमम रियल चार्ज सही है ना, उसमें क्या डाउट है? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होगा ना। होगा इंक्रीज, बट आफ्टर न्यू नॉट ना, अगर न्यू जीरो है तो एमिशन ही होगी क्या बताइए। अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी नॉट है तभी हम इमिशन की बात करते हैं ना, और इमिशन की बात करेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी नॉट है तो एमिशन ही नहीं होगी, एमिशन नहीं होगी तो पूरा जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही नहीं होगा, और वही नहीं होगा फिर सिंपली क्या होगा, कोई ग्राफ नहीं बना सकते। सर बट फोटोन जब इंक्रीज होगा मतलब एनर्जी ऑफ लाइट ना, तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगा। क्या क्या फिर से बोलो। एनर्जी ऑफ लाइट जब हम लोग बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा उसके साथ। और वो तब तब की बात करेंगे ना जब वो फ्रीक्वेंसी नॉट को क्रॉस कर जाए। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। डी ही होगा ना, सी कैसे होगा? व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए ना। तुम्हें लॉजिकली समझा, तुम लॉजिकली तुम सुने नहीं, अब तुम मैथमेटिकल देख लो। के वाई एक्सिस है बेटा, एच एम है, फ्रीक्वेंसी एक्स है, ये क्या है सी, सी क्या है निगेटिव, कौन सा ग्राफ होगा, ऑरिजिन से पास करेगा ग्राफ? नहीं। फिर ये तो मैथमेटिकली हो गया, तो लॉजिकली अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी क्रॉस करेगा न्यू नॉट को तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक बढ़ेगी। हाँ सर।
अगर फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, निगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती। तो ग्राफ विल एग्जिस्ट। मैथमेटिकली ग्राफ क्या है? मैथमेटिकली ग्राफ ऐसा है, पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? सिर्फ यहीं पे हो रहा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस सर। ये कौन सी पॉइंट है? न्यू नॉट। इधर जाएंगे तो लेस देन न्यू नॉट, इधर जाएंगे तो मोर देन न्यू नॉट। तो मोर देन न्यू नॉट रहेगी तभी तो मिनिमम सप्लाई करोगे, तभी तो एमिशन होगी। क्लियर? हाँ सर। आपका सही है इसमें, आपका गलत थोड़ी है। हो गया। और डाउट खत्म हो गए अब तो? हाँ, तुम्हारे बुकलेट के डाउट थे। हाँ सर। प्लीज जिनके भी सर जो डाउट है बताइए। आप लोग कुछ नहीं बोलते, 3-4 बच्चे बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलते। मेहनी, कृतिका, हैं आप लोग सेशन में? सर एक असर्शन रीजन भेजा था, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है वो तो मैंने जान लिया था, पर रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन वो नहीं था। एक मिनट, डाउट्स निकालो। रिजल्ट बताओ। सर एक्सरसाइज 3 24 22 24 24 क्या डाउट लगा आपको इसमें? डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास? नहीं सर, ये आप करने वाले थे बट आपने फिर वो स्पेक्ट्रम वाला चालू किया। अच्छा, कुछ अलग ही चालू कर दिया था। हाँ सर। वही इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। अज्यूमिंग, हमने अज्यूम कर लिया है कि n ग्रेटर देन n नॉट है ना? हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी n का मतलब फ्रीक्वेंसी है बेटा, और कुछ नहीं है। हाँ सर बी जाएगा। तो सी अगर रहेगा ना इसका। यस, फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी नॉट है तो एमिशन तो होगा। अगर एमिशन होगा तो मैं अगर एक फोटोन ही सप्लाई करूंगा तो एमिशन होगा ना। हाँ सर। 2 फोटोन सप्लाई करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 10 फोटोन सप्लाई करूंगा तो 10 एमिशन निकलेंगे। और अगर इंटेंसिटी 0 है मतलब हमने फोटोन सप्लाई ही नहीं किया। अगर फोटोन ही सप्लाई नहीं किया तो करंट मिलेगी क्या? नहीं। बस। और बताइए। सर 33। यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनी डाउट। कुछ भी डाउट है पूछिए। 33 मतलब पैसेज हो गया ना। सर वो समझा नहीं बट मुझे। तुम समझो, तुम समझने का काम एक भी नहीं कर रहे हो। दिशा, तुम्हारे एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे सोचना पड़ जाए तो वो आप कर देंगे तो अलग नहीं हो जाएंगे बैच से, पूरे पूरे एग्जाम से? हाँ सर। तो वो चीज कैसे होगी जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? सबने सॉल्व किया एक्सरसाइज 3 में शायद था, ये जेई वाले बुकलेट में भी होगा। जेई वाले बुकलेट में भी शायद होना चाहिए। सर है सर, इसमें मुझे भी डाउट है, आपको पूछा था सर। हाँ अपने, हाँ यहाँ है ना बेटा, देखो यहाँ पे। सर सर आप अभी जे कर वाला बुकलेट डिस्कस कर रहे थे तब पूछा था सर। शायद मैंने कह दिया होगा, खुद से करो। हाँ सर। कुछ कह दिया होगा मैंने, क्योंकि मैं हाँ चाहता हूँ
आप चाहता हूँ कि सोचो आप ना, मिक्सचर ऑफ He एंड He प्लस गैस, तो उसमें हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है, दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, they excited to their respective first excited state. The mixture of तो H के जो देखो एटम्स आर एक्साइटेड का मतलब क्या है, एटम एक्साइटेड हुआ या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन। एक काम करो, तुम करो पहले एक बार 2 मिनट करो, तो मेरा क्वेश्चन छोड़ोगी, ये करो क्वेश्चन। उनका सिंपल से एक बात कहता हूँ, जो क्वेश्चन कहता है उसके फ्लो में बहो। वो कह रहा है कि उसके आइटम्स को एक्साइट कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं अभी? n equals to 2। और He प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? सेकंड ऑर्बिट। जो जो कह रहा है वो करते जाएंगे ना, बिना इंग्लिश के। हाँ सर। Subsequently, H atoms transfer their total excitation energy to He plus ion. अब N2 N equal to से फिर से कहाँ पे आएगा वो? एक्साइटेशन हुआ ना, एक्साइटेशन कहाँ से हुआ होगा N equal to 2 पे? 1 से ही हुआ होगा ना। यस सर। हाँ सर। तो फिर से वो रिलीज कर दिया, तो वो फिर से कहाँ पे आ गया? N equal to 1 पे। 1 पे। और जो रिलीज हुआ वो मिला किसको? हीलियम को। हीलियम। हीलियम प्लस पहले से N equal to 2 पे था, फिर कहाँ चला गया वो? नहीं चला सर गया। और एक्साइटेड हो गया। क्या बेटा बोलो? सर उसकी एनर्जी और वो और एक्साइटेड हो जाएगा, तो n equals to और 3 पे एक्साइटेड हो चला जाएगा। सिंपल सी इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश वैसे स्ट्रांग होती है, बॉम्बे बच्चे वैसे स्मार्ट होते हैं, तो जो कहता है वो कट से चली जाएगी, क्यों नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन? तो बेसिकली 2 to 1 का वैल्यू डिफरेंस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, करो, मैं बोल दूंगा तो फट से निकल जाएगा आंसर, करिए खुद से। होना ही है सही है, होना ही है सही। You know the energy difference now. You know the energy data for first 5 orbits of hydrogen. If you want to apply that data to helium plus, multiply by Z square, everything you know now the concept. करिए खुद से क्वेश्चन, बिल्कुल करेंगे। इसका आंसर सी है ना, बी है ना? फोर्टी फाइव का आंसर क्या है? सर बी। बी ना? हाँ, ओरली हो गया क्वेश्चन तो, हाँ सर। डेटा आपको पता है पहले से ही। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू राइट प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक, अच्छे से एनालिटिकली लिखिए अच्छे से। हो गया उनका, सॉल्व हुआ। 45 ना?
हाँ हाँ सर। दिशा सॉल्व हुआ। सर ट्राई कर रही हूँ। करिए। 45 हो जाएगा तो 46 भी हो जाएगा। The wavelength of light emitted in the visible region by helium plus ion after collision with H atom. Ratio of potential energy of n equal to 2 electron for the hydrogen atom to that of helium plus atom. Potential निकालनी है। तो एनर्जी का जो होता है फैक्टर वो जेड स्क्वायर से फर्क पड़ता है, तो जेड स्क्वायर डिवाइड ए वन से हो जाना चाहिए। बेटा 221 आएगा हाइड्रोजन में, कितनी एनर्जी एमिट होगी? 10.2 EV। 10.2 eV। यस सर। यही है ना? और हीलियम प्लस में 2 से हायर जाना है, 2 से हायर जाना है, तो वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 10.2 ही एब्जॉर्ब कर रहा है। हेलो, हाँ सर। एनी डाउट? नो। तो 2 हीलियम प्लस में 2 तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम का 2 हेलो हाँ सर। से n, अगर मैं हाइड्रोजन एटम का जानता हूँ तो हीलियम प्लस के लिए क्या होगा? ये क्लियर, क्लैरिटी है? बोलो। जेड स्क्वायर 2 का अगर हम जानते हैं दैट इज 10.2, तो 2 फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? दिस कितना आया? 2.55। तो n की वैल्यू क्या हो गई? नहीं समझे लगता है, समझे कि नहीं बताओ? नहीं समझे। नहीं सर। खुश समझ जाएंगे तो फट से खुशी से आपका आंसर रिस्पॉन्ड कर जाएगा। क्या क्या चीजें हुई? हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1, हीलियम प्लस n इक्वल टू 1, कहाँ भेज दिया हमने इसको? 2 पे। कहाँ भेज दिया इसको? 2 पे। फिर क्या हुआ? ये डी एक्साइट हुआ। डी एक्साइट हुआ तो कितना एनर्जी एमिट करेगा? 10.2 10.2 वही 10.2 किसने एब्जॉर्ब कर लिया? हीलियम। हीलियम में। ये कहीं पे चला गया होगा, मुझे वो n निकालना है। हाँ सर। यही है ना? हाँ सर। अब बेसिक तरीका, हीलियम प्लस का nth ऑर्बिट का ऑर्बिट एनर्जी क्या होगा? दिस ये हीलियम का सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? This. into 4. इनका डिफरेंस क्या होगा? 10.2 into 13.6 into 13.6 10.2। और जेड स्क्वायर पता ही है आपको, अननोन क्वांटिटी कौन सी है? एन। एन। 10. चल जाएगा। ये सबसे बेसिक तरीका है। डन।
यस सर। तो ये निकल जाएगा, उसके बाद उसके जो स्टेप्स है रिमेनिंग फॉलो करते चले जाएंगे। और कोई डाउट है बेटा? हाँ सर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 37। सर ये आपने जेई वाले इसमें बताया था, बट वापस एक बार बता दो। नहीं अब तो मैं बिल्कुल नहीं, तुम टाइम दो मुझे, तुम अभी सॉल्व कर दिखाओ। ये तो बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है पहले तो, ऊपर से मैंने अगर बता भी दिया है, उसके बाद अगर आपको दिक्कत आई है प्लीज ट्राई करिए। आपसे बनेगा ही, सॉरी, बनना ही है आपसे, हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं है ये। दिशा, आई वांट योर एटीट्यूड टू चेंज टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेहनत इनफाइनाइट करते हैं, हमें समझ में आती है, मेहनत का जो लेवल है वो आपने सीख लिया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े नए आएंगे ही, थ्योरी नया नहीं आएगा। यस सर। करिए, सब बता दिया उन्होंने, बस रिलेशन तो निकालना है डेटा का। ये हो गया उनका, सुमित? हाँ सर, हो गया सर। हाँ सर। The given diagram indicates the energy level of और कोई भी किसी के आंसर से हाँ या ना से परेशान मत होइए, सबका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। इससे सिर्फ यही मोटिवेट होगी कि किसी ने किया तो हमसे भी हो सकता है, यह नहीं कि किसी से मुझसे नहीं हुआ है ना होगा, किसी से हुआ है तो मुझसे भी हो सकता है। हाँ सर। करिए। The given diagram indicates the energy levels of a certain atom. The system moves from 2e level to e level. 2e से जब e आया कितना एमिट किया? लैम्डा। नहीं, एमिट कितना किया एनर्जी? e, और e इक्वल हाँ। टू क्या? क्योंकि जो एमिट होगी वो फोटोन के फॉर्म में ही होगी। यस सर। The wavelength of photon produced during the transition from 4e by 3 to e कितना एमिट करेगा? e by 3 यहाँ पे कितना एमिट करेगा? जो हायर है जो लोअर है उसका डिफरेंस निकाल लोगे ना। हाँ सर। यहाँ पे हो गया e by 3। e by 3 के लिए वेवलेंथ पूछा है उन्होंने, लैम्डा डैश मान लीजिए, डिवाइड कर दी दोनों इक्वेशन को। डिवीजन इज अ सुपर टूल, बताइए आपको। और वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड। अगर E एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या है? लैम्डा। एनर्जी E by 3 है तो वेवलेंथ क्या होगा? 3 लैम्डा। एनर्जी अगर वन थर्ड हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है और कोई डाउट? सर। 41। और कोई? नहीं सर। 41 सब देखिए। If each hydrogen atom in the ground state of 1 mole of hydrogen atom is excited by absorbing photons, the number of spectral lines emitted is equal to 8.4 EV को एब्जॉर्ब करेगा क्या बताओ? फटाक से सोच के बताइए। 1 से 2 जाने के लिए हाइड्रोजन एटम में कितना चाहिए? 10.2 EV। 8.4 एब्जॉर्ब होगी क्या? नहीं। तो 10.2 से कम है, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। 10.2 से ज्यादा हो और 12.1 से कम हो तो भी एब्जॉर्ब होगी क्या? नहीं What सर। is 12. What is 12.1? E3 minus E1 क्या? है ना? यस हाँ सर। सर। E2 minus E1 क्या है? इन
10.2, E3 माइनस E1 क्या है? 12.1. 12.1 और 12.09 सेम लेवल समझिए, होता 1.51 है ना, हमने 1.5 लिया था, इसलिए डिफरेंस क्या था 12.1। और E इंफिनिटी माइनस E1 क्या है? 13.6 13.6. और इससे ज्यादा दूंगा तो क्या होगा? वो बाहर चला बाहर चला जाएगा. बाहर चला जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाहर चला जाएगा, Yes sir. एमिट नहीं हो पाएगा ना। एटम के अंदर हायर लेवल पे जाएगा तब ना ग्राउंड स्टेट में फिर से आएगा वो। या सर। हाँ सर. तो ये इससे कुछ नहीं होगा, बाहर चला गया, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। एब्जॉर्ब कौन होगा? 12.09. 12.1 उसको मान लीजिए, तो कहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? थर्ड में। हाँ सर. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 3 से 2 आ सकता है, 2 से 1 एक पॉसिबिलिटी, या 3 से 1 डायरेक्टली आ सकता है। कितने पॉसिबिलिटीज? 3 possibility. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए, क्योंकि 8.4 सोचेंगे हम तो जहाँ कभी कुछ किया ही नहीं है। 15 तो अलग ही बात हो गई। लिखिए, सब लोग क्वेश्चन लिख लिए नोटबुक। 8.4 एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, 15 एब्जॉर्ब करके उड़ गया बाहर, बच गया 12.09। वो एक्साइट करेगा थर्ड पे, पर थर्ड पे रहेगा नहीं, फिर से आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पे। सो दे आर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पॉसिबल। प्लीज राइट इट। एक मिनट आप लोग लिखिए। सर आपको 2 क्वेश्चन सेट किया। आप बोलो क्या बोल रहे थे? सर आपको 2 क्वेश्चन सेट किया। If you find some good question in the booklet, please write in your notebook also। तो उसको आप रेफर कर सकते Yes sir. हैं। हाँ बेटा। और क्या क्वेश्चन है फ्रेंड? और सिविल क्वेश्चन नहीं है इस पर? सर सेंड किया था मैंने। अभी? हाँ सर। ये तो जो किया आपने सब डिस्कशन हो गया। नहीं सर, एसर्शन रीजन का एक सेंड किया था और एक 1.6 का सेंड किया। वो तो सही है ना, मिनिमम रियल चार्ज ऑन, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सर सॉल्विंग से मतलब मैंने डायरेक्ट आंसर याद रख दिया था, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है। कौन सी प्रोडक्ट? 1.6 × 10⁻⁻19 वो वो तो बुकलेट में था, इसलिए वो याद रह गया था। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज रखना ही पड़ेगा याद ना आपको। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, q इक्वल टू प्लस माइनस ne। मिनिमम चार्ज तो q हो गया ना। या सर। सर एंड वो एसर्शन रीजन का मेरे को ये ऑप्शन लग रहा था क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखते हैं बेटा। सर मैंने भी ए ही मार्क किया था. ये बहुत ही घटिया पैटर्न है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं है, अब तो आता भी नहीं है, बहुत रेयर। ए नहीं होगा ना। सर तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? एक मिनट रुकिए रुकिए। They are deflected towards, अच्छा अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई, ये कैसे प्रूव हो रहा है सेकंड रीजन से? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रूव हो रहा है ना। हीलियम न्यूक्लियाई कैसे प्रूव हो रहा है? सोडियम न्यूक्लियाई भी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आर यू गेटिंग इट? एक्सप्लेनेशन क्या है सर?
दे आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज मान लिया। यहाँ पे अगर असर्शन ये रहता है सेंटेंस कि अल्फा अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, तो रीजन क्या है, करेक्ट है। पर अल्फा पार्टिकल से हीलियम न्यूक्लिया ये कैसे प्रूफ हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट से, हो रहा है क्या प्रूफ? नहीं सर। अल्फा पार्टिकल आप न्यूक्लियाई जानते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियाई, तो आप सेंटिमेंटल हो उसको टिक कर दिए। बट अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स और सोडियम प्लस भी लिख दूं तब भी रीजन तो एक्सप्लेन कर ही रहा है आपके अकॉर्डिंग। हाँ सर। तो हीलियम न्यूक्लियाई है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा रीजन, तो इन्फॉर्मेशन हो गया। यस सर। ठीक है, मतलब ये खत्म ही हो गई पूरी डिस्कशन। ये क्वेश्चन करिए, आप सोचिए पहले आराम से टाइम देके, ये सोचना ही सफिशिएंट है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, सिर्फ सोचना है, और बहुत सोचना भी नहीं है। सिक्सटी वन तो क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 62 ओके सर। the shortest wavelength of transition of H atom in Lyman series X। shortest wavelength का मतलब सीरीज लिमिट की बात कर रहा है। व्हाट इज सीरीज लिमिट? मिनिमम वेवलेंथ infinity to 1, यस सर। 1 by RH, 1 by RH X दिया हुआ है, सिंपल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज क्या हो जाएगा? 3 to 2। हेलो, हाँ सर। यस सर। तो 3 to 2 का निकाल लीजिए, ओके सर। सबका ऐसा ऐसा निकाल लीजिए। बट बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 by RH की वैल्यू क्या है? X। तो अलग अलग ट्रांजिशन से रिलेटेड निकालिए और 1 by RH में क्या क्या पुट कर दीजिए, X।
नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग वही हाइजेनबर्ग कर लेंगे, ठीक है। सर क्वांटम नंबर करा ही रहे हैं, सर से पूछ लेंगे एक बार। ओके सर। और सब तो पैरेलली अगले वीक शायद खत्म हो जाएगा शायद, आई थिंक ग्राफिकल पार्ट बचा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, विल ट्राई टू फिनिश द नेक्स्ट क्लास, देखो देखते हैं जितना हो सकता है। सर की क्लास वेडनेसडे को होती है ना? हाँ हाँ सर। आई थिंक वेडनेसडे तक खत्म हो जाना चाहिए, सर को ही पूछूंगा, नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। पैरेलली फिर से 2 चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है डन। सर इसके बाद पीरियोडिक लेने वाले हो? हम मिलके ले लेंगे, पीरियोडिक सर ले लेंगे, मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर लूंगा। पीरियोडिक बहुत छोटा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा टॉपिक, देखते हैं डिस्कशन कर लेंगे एक बार। ओके सर। उसके लिए कोई क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आना चाहिए, बिना उसके पीरियोडिक हो ही नहीं सकता, बस बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता, केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं हो सकता। मिलके खत्म कर लेंगे टेस्ट अगले वीक, सो दैट वी कैन टेक एनी टॉपिक आफ्टर दैट ऑर्गेनिक वाले। अब पीरियोडिक और केमिकल बॉन्ड सॉल्विंग होगा नहीं, परेशान नहीं होना है, सॉल्विंग है ही नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन का एटॉमिक नंबर 3 है क्या? नहीं, हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? थर्सडे क्लास नहीं हुई थी? थर्सडे क्लास हुई थी ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक। थ्री नहीं है बेटा, थ्री नहीं। देखो आपके पास आज का टाइम, कल का टाइम, परसों का टाइम, 3 दिन टाइम है, आप बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। सॉल्व करिए, गलत तरह से उम्मीद मत करिएगा, गलतियां होने दीजिए, सोचिए नहीं बनता चलेगा, पर वर्क ऑन इट, ट्राई टू लुक इनटू योर नोटबुक, डेटा से मैच कराने की कोशिश करिए, कुछ तो हिंट मिलेगा ही डेफिनेटली, देन सॉल्व। ठीक है ना? यस सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।